Hello everybody, this is JSN classes and welcome to Humanities Pro Series। तो आज हम आपके लिए वन शॉट एक्सप्लेनेशन पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें सबसे पहले चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया है, दैट इज कॉन्टेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर। राइट, इस पूरे सिंगल पार्ट में आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। राइट, हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लेंगे इस चैप्टर का कि आखिरकार इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और ये चैप्टर किस बारे में है। राइट, so after the end of the bipolar structure of world politics in the early 1990s, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance। देखिए, बाइपोलर स्ट्रक्चर्स के एंड होने के बाद वर्ल्ड में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर इमर्ज होती है, जो कि यूएस के डोमिनेंस को लिमिट करेगी। राइट, मतलब जो यूएस का हेजेमनी बढ़ता जा रहा है ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स में 91 के बाद, सिंपल, अब उस डोमिनेंस को थोड़ा लिमिट करना है। राइट, उसको लिमिटेशन देनी है, उसे चैलेंज करना है, तो उस फॉर्म में वर्ल्ड में ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर देखी जाती है। अब ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर किस फॉर्म में? एक तो यूरोपियन यूनियन फॉर्म में, सेकंड आशियन फॉर्म में, इसके बाद थर्ड चाइना की इकोनॉमी भी पढ़ेंगे हम कि चाइना की इकोनॉमी कैसे इकोनॉमिक पावर में बढ़ती है। राइट, तो थ्री मेजर पावर्स आपने पढ़नी है, फर्स्ट यूरोपियन यूनियन, सेकंड आशियन, थर्ड कंट्री है, यूनियन नहीं है, कंट्री चाइना। तो हम तीनों टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यूरोपियन यूनियन समझेंगे कि कैसे यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन होती है। राइट, so after the end of the second world war in 1945 was a dilemma among many European leaders over the status of Europe। यूरोप के स्टेटस को लेके यूरोप के कई सारे लीडर्स के मन में टेंशन हो गई कि हम कैसे अब इंटीग्रेट करेंगे यूरोप को दोबारा से, बिकॉज ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोप का जो भी स्ट्रक्चर्स था, जो भी एजम्पशंस थे, सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। राइट, सो तमाम तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे यूरोपियन के लीडर्स के मन में, एक दुविधा में चले गए सारे लीडर्स की कैसे इंटीग्रेट करेंगे। राइट, हमें समझना है कि कैसे इंटीग्रेट करा और कैसे यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हुआ। राइट, सो कोल्ड वॉर एडेड द इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप आफ्टर 1945। 1945 के बाद कोल्ड वॉर एरा वाले पीरियड ने ना एक सपोर्ट करना स्टार्ट करा, जिससे यूरोप का इंटीग्रेशन हो सके। राइट, यूरोप का इंटीग्रेशन हो सके। सो इसी चीज को देखते हुए द यूरोपियन इकोनॉमी वाज रिवाइव्ड बाय फाइनेंशियल सपोर्ट बाय यूएसए। राइट, इसी तरह से यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया यूएसए के थ्रू। राइट, यूएसए के थ्रू फाइनेंशियली सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो गया यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए अंडर दी मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के अंडर दिस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय दी जॉर्ज मार्शल। इस प्लान को किसने इंट्रोड्यूस किया था? जॉर्ज मार्शल ने। राइट, तो बेसिकली इस प्लान के अंडर वेस्टर्न यूरोपियन की जितनी भी कंट्रीज थी उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिल गया, ओनली वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज को, और उनकी इकोनॉमी क्या होती चली गई? रिवाइव होती चली गई। तो हमारा टॉपिक ये है कि यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो उसका इनिशिएटिव यहां से लिया जाता है। सबसे पहले फाइनेंशियली सपोर्ट मिला यूएसए के थ्रू अंडर द मार्शल प्लान, देन दिस प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जॉर्ज मार्शल। आप देख सकते हैं, इनकी फोटो भी आप देख सकते हैं। राइट, तो द यूएस आल्सो क्रिएटेड अ न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नेटो इन 1949। राइट, यूएसए पहले से ही एक न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर चुका था नेटो के अंडर 1949 में। सिंपल, नेटो क्या है? बहुत बड़ा मिलिट्री अलायंस है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। राइट, ये कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप। कंफ्यूज मत होना, पता होना चाहिए कि यूरोप यूनियन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले वेस्टर्न यूरोप की हेल्प होती है फाइनेंशियली। राइट, तो देखिए मार्शल प्लान जब आता है तो बेसिकली अंडर दी मार्शल प्लान ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सबसे पहले OEEC की फॉर्मेशन होती है। OEEC स्टैब्लिश्ड होता है 1948 में। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन का, जिसमें वेस्टर्न यूरोप की काफी हेल्प हो जाती है टू चैनल एड टू दी वेस्ट यूरोपियन स्टेट। दिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू दी वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट। इस ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्प करी थी
पूरे वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस की, राइट। मतलब इस OEEC वाले कॉपरेशन ने, इकोनॉमिक कॉपरेशन ने वेस्टर्न यूरोप की काफी हेल्प कर दी थी, सिंपल। देन काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टेब्लिश्ड इन 1949। इसके बाद सेकंड ऑर्गेनाइजेशन आता है काउंसिल ऑफ यूरोप, वाज अनदर स्टेप फॉरवर्ड इन पॉलिटिकल कॉपरेशन, राइट। इकोनॉमिक कॉपरेशन को स्टेब्लिश करने के बाद अनदर स्टेप पॉलिटिकल कॉपरेशन को स्टेब्लिश करने का रहता है, राइट। तो पॉलिटिकल कॉपरेशन कब स्टेब्लिश हुआ? 1949 में। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री, ये जो पूरा प्रोसेस है ना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का, राइट, ये धीरे धीरे लीड करना स्टार्ट कर दिया था इसने, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। धीरे धीरे इस प्रोसेस ने 1957 तक यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के उसमें लीड करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब EEC, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, कि अब यूरोप ना एक एज अ इकोनॉमिक कम्युनिटी लीड करना स्टार्ट कर चुका है 57 से, राइट। फिर दिस प्रोसेस एक्वायर्ड अ पॉलिटिकल डायमेंशन विद द क्रिएशन ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। धीरे धीरे इस प्रोसेस से यूरोप का पार्लियामेंट भी क्रिएट हुआ, राइट। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ यूरोप कैसे हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। The collapse of the Soviet bloc put the Europe on a fast track and resulted in the establishment of the European Union in 1992। धीरे धीरे हुआ ये कि 1992 तक यूरोप यूनियन की फॉर्मेशन हो गई। अब क्या है 92 में धीरे धीरे इन सारे प्रोसेस की हेल्प से यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हो जाता है। तो यूरोपियन यूनियन कैसे फॉर्म्ड हुआ आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मार्शल प्लान आया, फिर OEEC, फिर काउंसिल ऑफ यूरोप, फिर धीरे धीरे EEC में लीड करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसके बाद पार्लियामेंट की क्रिएशन, फिर उसके बाद यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन। ऐसे यूरोपियन यूनियन फॉर्म होता है, राइट। देखो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। अब जब यूरोप यूनियन फॉर्म्ड होता है तो उसके बाद कैसे यूरोप यूनियन लीड करता है, कैसे एक्ट करता है, ये पता होना भी जरूरी है, राइट। तो यूरोपियन यूनियन वाज फाउंडेड फॉर अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। देखो यूरोपियन यूनियन जब फाउंड हुआ था तो इसकी अपनी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी थी और सिक्योरिटी पॉलिसी थी, राइट। कॉपरेशन ऑन जस्टिस एंड होम अफेयर्स, कॉपरेशन भी करता था जस्टिस के बिहाफ पे, चाहे होम अफेयर्स हो चाहे जस्टिस हो, एंड द क्रिएशन ऑफ अ सिंगल करेंसी। उसके बाद इसने अपनी करेंसी भी क्रिएशन करी, मतलब करेंसी भी क्रिएट करी। तो आप देख सकते हो आफ्टर फॉर्मेशन यूरोपियन यूनियन इसकी अपनी कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी थी, कॉपरेशन भी था जस्टिस पे, होम अफेयर्स पे, राइट। कि तालमेल भी अच्छा रखेंगे, ये बात है, राइट, कि तालमेल भी अच्छा रखेंगे, सिंपल। सो ओवर द चेंज इन टाइम, जैसे जैसे समय बदलता गया, यूरोपियन यूनियन हैज इवॉल्व ओवर टाइम फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। धीरे धीरे इकोनॉमिक यूनियन की तरह पॉलिटिकल वन में भी डील करना शुरू कर दिया, राइट। मतलब ये इकोनॉमिक यूनियन से इंक्रीज हो गया पॉलिटिकल वन में, कि अब ये पॉलिटिकली भी डील करना स्टार्ट कर रहा है। देन आफ्टर द यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज अ नेशन स्टेट। अब क्या है 1992 के बाद लगभग यूरोपियन यूनियन के नेशंस एक नेशन स्टेट की तरह एक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। मतलब आप देख सकते हो जिस तरह से 1945 के बाद यूरोप यूनियन के लीडर्स के मन में एक डायलेमा वाली सिचुएशन थी ना, कैसे इंटीग्रेट करें। जब इंटीग्रेट करा, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई, उसके बाद तमाम तरीके का इनिशिएटिव लिया, धीरे धीरे यूरोपियन यूनियन इवॉल्व होने लगा, कैसे, इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल वन में, सिंपल। तो द अटेम्प्ट्स टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU हैव फेल्ड। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अटेम्प्ट जो था ना इसका, वो फेल रहा था, मतलब इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। इट हैज इट्स ओन फ्लैग, ओन एंथम, ओन फाउंडिंग डेट एंड ओन करेंसी। इनका अपना फ्लैग था, अपना एंथम था, अपनी करेंसी थी, अपनी फाउंडिंग डेट थी, राइट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का अटेम्प्ट फेल रहा था, ये आपने ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, राइट। इट ऑल्सो सम फॉर्म्स ऑफ अ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन इट्स डीलिंग विद अदर नेशंस। मतलब इसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसीज, जो अदर नेशन के साथ डील करती थी, राइट। मतलब ये कह सकते हो आप धीरे धीरे अब इसकी जो पॉलिसी है ना, कॉमन फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, उसने डील करना भी स्टार्ट कर दिया अदर नेशन के साथ, अदर नेशंस के साथ, राइट।
यूरोपियन यूनियन हैज ट्राइड टू एक्सपेंड एरियाज ऑफ कॉपरेशन, राइट। यूरोपियन यूनियन अब ट्राई कर रहा है कि अपने एरिया ऑफ कॉपरेशन को एक्सपेंड करे, बढ़ाए, राइट, धीरे धीरे और भी बढ़ाना स्टार्ट करे, while acquiring new members especially from the erstwhile सोवियत ब्लॉक, राइट। वो ये भी चाह रहा है कि नए मेंबर से उसके साथ ज्वाइन हो ही, मतलब सोवियत ब्लॉक के भी जो भी नेशन है ना, वो भी यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करें। और होता यही है 2003 तक, आई गेस 2003 तक सोवियत ब्लॉक के भी कुछ नेशन यूरोपियन यूनियन में ज्वाइन हो जाते हैं, राइट। द यूरोपियन यूनियन हैज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस, राइट। जब ये सारी चीजें होती हैं तो यूरोपियन यूनियन एक इन्फ्लुएंस भी करता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इकोनॉमिक, तीनों लेवल पर यूरोप यूनियन का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, राइट। जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हुआ तो उसके बाद ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन ने करी, सिंपल। और धीरे धीरे इसकी इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगी, सिंपल। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगी और डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस भी बढ़ने लगी। तो अभी हम पढ़ेंगे कि तीनों एस्पेक्ट पे जो इन्फ्लुएंस थी यूरोपियन यूनियन की, वो किस तरीके से देखी गई। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं। इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस बाय यूरोपियन यूनियन, इकोनॉमिकली क्या क्या इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में और वर्ल्ड में, ये हम देखेंगे। सो वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है। द यूरोपियन यूनियन जीडीपी इज प्रोजेक्टेड टू बी अप्रोक्सीमेटली $19.35 ट्रिलियन इन द ईयर 2024। मतलब लगभग इतनी जीडीपी यूरोपियन यूनियन की आज के ईयर्स में देखी जाती है। तो एक तो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ये हुआ। सेकेंड, इट्स करेंसी यूरो, जो मतलब यूरो करेंसी है, कैन पोज अ थ्रेट टू बी द डोमिनेंस ऑफ द यूएस डॉलर। मतलब यूरो करेंसी में इतनी पावर है कि वो कहीं ना कहीं यूएस करेंसी के डॉलर को थ्रेट कर सकती है, राइट, खतरा बन सकती है। एक ये भी पॉइंट है इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस का, राइट। तो इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, मतलब जो वर्ल्ड ट्रेड का शेयर है ये भी मच लार्जर है यूएसए के कंपैरेटिवली। मतलब यूएसए से कई ज्यादा यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड ट्रेड में शेयर दे रहा है, राइट। ये चीज अलाउइंग इट टू बी मोर असर्टिव इन ट्रेड डिस्प्यूट विद द यूएस एंड चाइना। मतलब जो भी ट्रेड डिस्प्यूट चल रहा है ना यूएसए के साथ और चाइना के साथ, राइट, ये पॉइंट उस चीज में असर्टिव इंपैक्ट डाल सकता है कि भाई हम आपसे ज्यादा, मतलब हम आपसे ज्यादा ट्रेड शेयर कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड शेयर। तो कहीं ना कहीं वो चीज मोर असर्टिव देखी जा सकती है ट्रेड डिस्प्यूट्स के अंदर, राइट। देखो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस में आपको ये 3 पॉइंट्स याद करने बहुत जरूरी है कि इकोनॉमिकली यूरोपियन यूनियन की इन्फ्लुएंस क्या देखी जा रही थी, राइट। अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की। तो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली जो इन्फ्लुएंस थी वो ये थी, वन मेंबर ऑफ द ईयू फ्रांस, ओनली वन मेंबर। देखो ब्रिटेन अब एग्जिट कर चुका है, राइट। यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर जिसके पास परमानेंट सीट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेन माना जाता है, राइट, पूरे प्रिंसिपल ऑर्गेन में, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अंदर, सिंपल। तो भाई एक मेंबर यूरोपियन यूनियन का भी है। तो यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। परमानेंट तो एक है ही, नॉन परमानेंट मेंबर्स में भी यूरोपियन यूनियन से कोई ना कोई मेंबर्स है। तो भाई इसका पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली दबदबा भी है, राइट। इसके अलावा दिस हैज एनेबल्ड ईयू टू इन्फ्लुएंस सम यूएस पॉलिसी। इसके अलावा ये भी एक चीज है, यूएस की कुछ पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करती है यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी। मतलब ये भी अटेम्प्ट है कि यूरोपियन यूनियन की कुछ पॉलिसी यूएसए की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है, सच एज द करंट यूएस पोजीशन ऑफ ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। जैसे आज के समय में ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके यूएसए की पॉलिसी, बट इस पॉलिसी को लेके यूरोपियन यूनियन की भी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करती है, राइट। तो कह सकते हो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इन्फ्लुएंस देखा जाता है। इट्स यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन rather than coercion of military forces has been effective, as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation। मतलब देखो आप, नेगोशिएशन, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेसी, मतलब जो भी चीज इनके पास है, राइट। इन्फ्लुएंस बाय यूरोपियन यूनियन। अब हम समझेंगे मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या देखा गया था।
द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। मतलब वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे कंबाइंड आर्म फोर्सेस यूरोपियन यूनियन की है, राइट। इट्स टोटल स्पेंडिंग, इनका जो टोटल स्पेंडिंग है मिलिट्री के ऊपर ऑन डिफेंस इज सेकेंड आफ्टर द यूएस। मतलब दूसरे नंबर पर टोटल स्पेंडिंग है मिलिट्री एक्सपेंडिचर के अंदर, सेकेंड नंबर पर है, राइट। इसके बाद वन यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट लाइक फ्रांस, एक मेंबर यूरोपियन यूनियन का जैसे फ्रांस, ऑल्सो हैज न्यूक्लियर आर्सेनल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 335 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। मतलब एक मेंबर फ्रांस है जिसके पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स अवेलेबल है, राइट। एक तो मिलिट्री इन्फ्लुएंस ये भी हुआ, या आप अंडरलाइन कर लेना। इट इज ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सेकेंड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट यूरोपियन यूनियन का है, राइट, पूरे वर्ल्ड में। तो ये भी एक मिलिट्री इन्फ्लुएंस का पॉइंट हुआ, राइट, कि मतलब सैनिक दबदबा क्या क्या है तो आप देख सकते हैं। इसके बाद एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो मतलब सुपरियोरिटी है ना एक ऑर्गेनाइजेशन में तगड़े लेवल पे, राइट, उसके अलावा एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन द यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवेन इन इकोनॉमिक पॉलिटिकल सोशल एरिया। मतलब कैसे कहते हैं ना, जैसे एज अ सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन अब इकोनॉमिक एरिया में, पॉलिटिकल एरिया में, सोशल एरिया में इंटरवेन कर सकते हैं, राइट, ये भी है। बट इन मैनी एरियाज, बट फिर भी बहुत सारे एरिया ऐसे थे जिनकी अपनी फॉरेन रिलेशंस थे, जिनकी अपनी डिफेंस पॉलिसी थी, राइट। देखो इंटरवेन कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ एरिया ऐसे भी थे जिनके अपने फॉरेन रिलेशंस खुद के थे और अपनी डिफेंस पॉलिसीज खुद की थी, दैट आर ऑफन एट्स और विद ईच अदर, राइट। कहने का मतलब ये है कि अब यूरोपियन यूनियन एबल तो था इकोनॉमिक एरिया में इंटरवेन करने के या फिर पॉलिटिकल एरिया में इंटरवेन करने के, लेकिन उसके अलावा कुछ मेंबर स्टेट ऐसे भी थे जिनके अपनी फॉरेन रिलेशंस खुद के थे, अपनी खुद की पॉलिसी थी, राइट। जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन की बात करें तो कई मामले में ना ब्रिटेन अलग चलता था, राइट। तो अभी हम समझ लेंगे, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए। तो 10 ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर वॉज अमेरिका पार्टनर इन द इराक इन्वेजन। इराक इन्वेजन के टाइम पे अमेरिका के जो पार्टनर थे टोनी ब्लेयर, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सबसे पहले तो इराक इन्वेजन कब हुआ था? 2003 में, ईयर आपको क्लियर होना चाहिए, राइट। एंड मैनी ऑफ द यूरोपियन यूनियन न्यूअर मेंबर्स मेड अप द यूएस लेड कोलिजन ऑफ द विलिंग वेरियास जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी, राइट। इराक इन्वेजन के चलते कई न्यू मेंबर बनने के लिए कई लोगों ने, मतलब अमेरिका ने कई लोगों को, कई कंट्रीज को ये चक्की, यहां तक कि अमेरिका ने ये चीज बोल दी कि जो भी मेंबर बनना चाहता है, राइट, इराक इन्वेजन में यूएसए का पार्टनर जो भी बनना चाहता है वो बन सकता है, राइट। बट उस चीज का अपोज किया था जर्मनी और फ्रांस ने, सिंपल। जैसे ब्रिटेन साइड हो गया था ना, मतलब ब्रिटेन साइड हो गया था किसकी? अमेरिका की पॉलिसी की। ब्रिटेन तो साइड हो गया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने अमेरिका की पॉलिसी का विरोध करा, अपोज करा। अमेरिका बोल चुका था जिसको मेंबर बनना है, न्यूअर मेंबर, वो बन सकता है ड्यूरिंग द इराक इन्वेजन, बट इन दोनों ने विरोध करा, भाई नहीं हम क्यों बने, राइट। देखते देखते देयर इज ऑल्सो डीप सीटेड यूरो स्केप्टिसिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप। धीरे धीरे यूरो स्केप्टिसिज्म फैलने लगा। स्केप्टिसिज्म मतलब डाउट, मतलब डाउट में चले गए कुछ पार्टनर्स, कुछ पार्ट्स ऑफ द यूरोप, कुछ नेशंस यूरोप के डाउट में चले गए कि जो इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा है ना, मतलब सबको इंटीग्रेट करने का, मतलब सबको एकजुट करने का जो मुद्दा है, ये मुद्दा फुलफिल होता नहीं दिखाई दे रहा। इसमें स्केप्टिसिज्म फैल रहा है, डाउट्स में जा रहे हैं नेशंस, कोई किसी की पॉलिसी मान रहा है, कोई किसी की पॉलिसी मान रहा है, स्टेबल नहीं हो पा रहा कोई, राइट। तो ये सारी चीजें थी। और इसी पॉइंट पे जो, मतलब फॉर एग्जांपल ब्रिटेन के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी मार्गरेट थैचर, राइट, केप्ट आउट यूके आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। इन्होंने यूरोपियन मार्केट से अपने आप को बाहर निकाल लिया था, राइट। ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर ने पूरे यूरोप की मार्केट से अपने आप को बाहर निकाल लिया, राइट। क्योंकि आप देख सकते हो स्केप्टिसिज्म फैलता जा रहा है, मान नहीं रहा कोई। पॉइंट यही है कि जैसे यूरोपियन यूनियन एबल तो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एरिया में इंटरवेन करने के, कुछ एरिया ऐसे थे जो अपनी मनमानी चलाते थे, राइट। तो आप इस चीज को पकड़ो, इस टॉपिक को समझो ऐसे, राइट। तो जैसे डेनमार्क स्वीडन का भी एग्जांपल अच्छा है। डेनमार्क स्वीडन हैव रजिस्टर्ड द maastricht ट्रीटी
ये ट्रीटी कौन सी थी? इस ट्रीटी के अंडर यूरोपियन यूनियन फॉर्म्ड हुआ था 1992 में। तो क्या हुआ कि डेनमार्क ने और स्वीडन ने मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी को अडॉप्ट करने से मना कर दिया कि हम यूरो करेंसी नहीं अपनाएंगे। डेनमार्क कह रहा था हम डेनिश करेंसी ही चलाएंगे और स्वीडन कह रहा था हम स्वेडिश चलाएंगे, राइट। तो द कॉमन यूरोपियन करेंसी जो मतलब यूरो करेंसी थी, उस चीज का विरोध करा इसने, डेनमार्क और स्वीडन ने मना कर दिया अडॉप्ट करने से, राइट। दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द ईयू टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड यूरोपियन यूनियन की एबिलिटी को लिमिट दे दी गई थी कि भाई आप किसी भी फॉरेन रिलेशंस डिफेंस के मैटर में एक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको लिमिट दिया जा रहा है। ये नहीं कि आप यूरो करेंसी मनवा लो सबसे, राइट। अब आपको लिमिट दी जा रही है एक्ट करने के लिए, मतलब आपको लिमिट दी जा रही है एक्ट करने के लिए ऑन मैटर्स फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस, राइट। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम आसियन को समझेंगे कि आसियन क्या है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, right? So ASEAN was established in 1967 by 5 countries of this region. ये 5 countries आप देख सकते हैं, right? With the signing of the Bangkok Declaration. Bangkok Declaration को साइन करने के बाद ASEAN फॉर्म्ड हुआ था 1967 में with 5 countries, right? ये 5 countries आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंडोनेशिया, सेकंड मलेशिया, थर्ड फिलीपींस, फोर्थ सिंगापुर एंड फिफ्थ थाईलैंड, राइट। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आसियान की फाउंडिंग कंट्रीज कितनी थी, मतलब फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे, सो ओवरऑल 5 फाउंडिंग मेंबर्स है जो आपको पता होना चाहिए, राइट। विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड देन ओवर द ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद आसियान में और भी कंट्रीज आ जाती हैं, जैसे ब्रुनेई डारुसलाम, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, म्यांमार, कैम्बोडिया। ये कंट्रीज भी मतलब आसियान को ज्वाइन कर लेती हैं ओवर द ईयर्स, कुछ ईयर्स के बाद, जिससे आसियान की ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है, राइट, मतलब 10। लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि आसियान के फाउंडिंग मेंबर्स 5 थे और करंट जो स्ट्रेंथ है आसियान की वो कितनी है? दैट इज 10, राइट। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। देयरफॉर आसियान इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है विच वॉज स्टेब्लिश टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी। जो किस लिए स्टेब्लिश हुआ था? पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। जो जो टेंशन्स बढ़ती जा रही है ना, जितने भी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट्स में टेंशन्स राइज होती जा रही है, मतलब पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के अंदर जो जो टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं, वहां पर सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए आसियान स्टेब्लिश हुआ था, राइट। समझ पा रहे हो? आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जो भी टेंशन यहाँ राइज हो रही है उसे स्टेबल करने के लिए एसोसिएशन फॉर्म्ड होता है, सिंपल। अब इसका मोटो क्या था, इसका मोटिव क्या था? द मोटो ऑफ आसियान इज वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। मतलब इसका मोटिव था वन विजन रहना चाहिए, वन आइडेंटिटी रहनी चाहिए, वन कम्युनिटी रहनी चाहिए, राइट। ये इसका मोटिव था। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान भी आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या था, राइट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आसियान वर प्राइमरीली टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, आर्थिक बढ़ोतरी आनी चाहिए, एंड थ्रू दैट सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। जो भी कल्चरल डेवलपमेंट है, सोशल प्रोग्रेस है, इनके थ्रू इकोनॉमी ग्रो होनी चाहिए, राइट। ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकेंड ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल लेवल पे पीस स्टेबिलिटी को प्रमोट करना आसियान का सेकेंड ऑब्जेक्टिव था, बट बेस्ड ऑन दी रूल्स ऑफ लॉ एंड दी प्रिंसिपल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर। मतलब जो भी रूल्स ऑफ लॉ है, नियम को लेके जो भी कानून है, या फिर यूएनओ का जो भी चार्टर है, उसके बेस्ड, मतलब उसके आधार पर जो जो चीजें आती हैं, राइट, उस लेवल पे उनके ही बेस पर पीस और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना सेकेंड ऑब्जेक्टिव था आसियान का, राइट। आई होप आपको समझ आ रहा हो। थर्ड ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट एक्टिव कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस, राइट। एक्टिव कोलैबोरेशन को प्रमोट करना म्यूचुअल असिस्टेंस के साथ, राइट, ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कोई भी मैटर हो, कॉमन इंटरेस्ट हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे इकोनॉमिक फील्ड हो, सोशल फील्ड हो या कल्चरल हो, टेक्निकल, साइंटिफिक, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी फील्ड हो, सब में म्यूचुअल असिस्टेंस होनी चाहिए, एक्टिव कोलैबोरेशन को प्रमोट किया जाना चाहिए। तो ये थर्ड ऑब्जेक्टिव था। फोर्थ ऑब्जेक्टिव इन कॉन्ट्रास्ट टू द यूरोपियन यूनियन, मतलब यूरोपियन यूनियन के कंपेयर में अगर हम कंपेयर करें तो आसियान हैज नो एम्बिशन। आसियान के एज सच कोई एम्बिशन नहीं थे,
मतलब कोई अपनी तरफ से इच्छा नहीं थी फॉर सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूरोपियन यूनियन की एक इच्छा थी ना कि यार मुझे सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करना है। एज सच इस ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं था। हाँ, ये था कि आशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम नोन एज आशियन वे, मतलब आशियन का जो भी वे है ना, आशियन की सारी कंट्रीज उस चीज को सेलिब्रेट जरूर करती थी, जो भी उसका काम करने का वे है। अब वे मतलब क्या, वे तरीका क्या, अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल। सबसे पहले जो आशियन ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो इनफॉर्मल तरीके से काम करता है, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट है, कोऑपरेटिव है, राइट। मतलब इनफॉर्मल तरीके से काम करता है, कोऑपरेटिव तरीके से काम करता है, तालमेल अच्छा रहता है सबका सभी के साथ, राइट। मतलब एज सच सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनना कोई एज सच इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, राइट। इसलिए आशियन आज भी रैपिडली ग्रो हो रहा है। सिंपल, द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल टू दी फंक्शनिंग ऑफ आशियन। आशियन की फंक्शनिंग पे, मतलब अगर आशियन की फंक्शनिंग पे जाएं तो आशियन की फंक्शनिंग में नेशनल सोवरेनिटी की जो रिस्पेक्ट है ना, वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है, बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करती है आशियन की फंक्शनिंग के अंदर नेशनल सोवरेनिटी। सिंपल, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आशियन। आई होप आपको समझ आया हो कि आशियन के ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब हम बात करेंगे आशियन के पिलर्स की, दैट इज द पिलर्स ऑफ आशियन। तो ओवरऑल 3 पिलर्स थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। द फर्स्ट पिलर इज आशियन सोशल कल्चरल कम्युनिटी, राइट। फर्स्ट पिलर था सोशल कल्चरल कम्युनिटी, जिसमें इसका एम था टू लिफ्ट द क्वालिटी ऑफ इट्स पीपल, लोगों की क्वालिटी लिफ्ट हो थ्रू कोऑपरेटिव एक्टिविटी। कोऑपरेटिव एक्टिविटीज के भी मतलब कोऑपरेटिव एक्टिविटीज के थ्रू लोगों में क्वालिटी आगे बढ़े, राइट। दैट आर पीपल ओरिएंटेड, पीपल सेंटर्ड, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, गियर्ड टुवर्ड्स द प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू फेस न्यू एंड इमर्जिंग चैलेंजेस इन आशियन। मतलब जिस तरह से आशियन एक नया चैलेंज फेस कर रहा है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके, राइट, उस नए चैलेंज को अगर क्रॉस करना है तो आपने कोऑपरेटिव एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, और अगर आपने कोऑपरेटिव एक्टिविटीज कर ली तो सोशल कल्चरल डेवलपमेंट दिखती बात है हो ही जाएगी, राइट। तो फर्स्ट पिलर आशियन का ये था, राइट। सेकेंड पिलर सिक्योरिटी कम्युनिटी को लेके था, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी को इंश्योर करने की बात थी। जैसे द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन दी कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। मतलब आशियन के इंटरनली कोई भी आर्म्ड कन्फ्रंटेशन एक्सकेलेट ना हो पाए, राइट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ना हो पाए, इसलिए सिक्योरिटी कम्युनिटी को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी था। क्योंकि आशियन को ना एक मतलब एक डर था कि उसके ऊपर चाइना बैठा है, कहीं चाइना उस पर कब्जा ना कर ले, तो इसलिए आशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी स्टैब्लिश होती है ताकि कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट ना हो सके और कोई भी आर्म्ड कन्फ्रंटेशन एक्सकेलेट ना हो सके, मतलब बढ़ ना सके, राइट। सो बाय 2003 के अंदर आशियन हैड सेवरल एग्रीमेंट्स, राइट। कुछ एग्रीमेंट साइन करते हैं आशियन के मेंबर्स, इन प्लेस बाय विच मेंबर स्टेट प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, कॉपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स। मतलब 2003 में आशियन के कुछ मेंबर्स एग्रीमेंट साइन करते हैं इन चीजों को अपहोल्ड करने के लिए कि हम शांति भी बनाए रखेंगे, न्यूट्रलिटी भी रखेंगे और सॉवरेन राइट्स वगैरह सारी चीजें अपहोल्ड करेंगे ताकि किसी में लड़ाई ना हो, राइट। द आशियन रीजनल फोरम विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1994, ARF 1994 में एस्टेब्लिश्ड हुआ, राइट। ARF ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ARF किस चीज को कैरी आउट करता था, मतलब किस चीज में कोऑर्डिनेशन रखता था, राइट। मतलब जो भी फॉरेन पॉलिसी है, जो भी सिक्योरिटी है, जो भी इनके मामले हैं, उस चीज में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम ARF का होता था। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ARF कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए 1994 में। और ARF का वर्क क्या था, कोऑर्डिनेशन रखना ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी, राइट। नेक्स्ट पिलर इज आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। तो आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में क्या है, राइट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द आशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी आर टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव है
वो ये है कि वे टू क्रिएट अ कॉमन मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस, प्रोडक्शन के बेस पर कॉमन मार्केट को क्रिएट करना विद इन आसियन स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन दी रीजन। मतलब सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अपने रीजन में आप करना चाहते हैं तो सबसे पहला इनिशिएटिव आपने लेना पड़ेगा कॉमन मार्केट को क्रिएट करने का प्रोडक्शन के बेस पर, राइट। तो इकोनॉमिक कम्युनिटी का ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड, टू इंप्रूव द एग्जिस्टिंग आसियन डिस्प्यूट सेटलमेंट, राइट। मतलब जो भी एग्जिस्ट डिस्प्यूट्स हैं इकोनॉमिक लेवल पे, जो भी लड़ाइयां हैं उसे सेटल करना पड़ेगा, मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। मतलब कि जो भी लड़ाइयां आपकी पहले से चल रही हैं किसी भी कंट्रीज के साथ, या कोई भी एग्जिस्ट डिस्प्यूट्स हैं इकोनॉमिकली, वो रिजॉल्व कराने पड़ेंगे, तब आपकी इकोनॉमिक कम्युनिटी का जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे बढ़ेगा, राइट। थर्ड, टू क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज। लेबर सर्विसेज इन्वेस्टमेंट में आपको फ्री ट्रेड एरिया को क्रिएट करना पड़ेगा। फ्री ट्रेड एरिया अगर आप क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, गुड्स की जो मूवमेंट होगी ना विदाउट एनी टैक्स होगी और ज्यादा से ज्यादा ट्रेड चल सकेगा, और जितना ज्यादा ट्रेड चलेगा उतना बेटर है, राइट। इसके साथ जैसे यूएस चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट एफटीएस विद आसियन, जैसे यूएसए और चाइना ऑलरेडी मूव्ड हो रहे हैं नेगोशिएट करो एफटीएस विद आसियन, आसियन के साथ, वैसे ही आसियन को फ्री ट्रेड एरिया क्रिएट करना पड़ेगा ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट पूरे रीजन में हो सके। चाइना और यूएसए का तो बेस्ट एग्जांपल है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी के साथ आसियन का ना विजन भी था, आसियन विजन 2020, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, राइट। आसियन ने एक विजन रखा था 2020, जिसमें आसियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रो हो रहा है, काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, राइट। इट्स विजन 2020, इसका जो विजन 2020 था, हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर आसियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। मतलब 2020 के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर आसियन एक आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले करने लगेगा। आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले का मतलब, कई बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं इस लाइन से, ध्यान से इस चीज को समझो। मतलब ये है कि 2020 जो इसका विजन है, राइट, इसके बाद आसियन जरूरी नहीं है कि सिर्फ रीजनल तक रहेगा, नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट करेगा, अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी टारगेट करेगा। मतलब आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले देखा जाएगा पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में। 2020 विजन आसियन का ये कहता है, राइट, कि भाई हम आउटवर्ड लुकिंग का ये मतलब है अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी डील करेंगे, राइट। दिस बिल्ट ऑन द एग्जिस्टिंग आसियन पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कंफ्लिक्ट इन दी रीजन। मतलब जो इसकी एग्जिस्ट पॉलिसी है ना नेगोशिएट करने वाली, राइट, कि किसी भी कंट्री के बीच में अगर कोई लड़ाई चलती है या फिर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो आसियन उसमें ना एक मीडिएटर का रोल प्ले करेगा। तो आसियन ने ऐसा बताया भी, देखो विजन देने के बाद एक एग्जांपल ये भी आता है कि आसियन हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ द कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट टाइमर क्राइसिस एंड मीट्स एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। मतलब जिस तरह से इसकी पॉलिसी है पहले से, राइट, उस चीज को इसने एनकरेज किया और 2020 विजन के अंदर ये चीज बिल्टअप होती दिखी कि आसियन ने कैम्बोडियन कॉन्फ्लिक्ट में मीडिएटर का रोल प्ले किया ईस्ट टाइमर क्राइसिस में, मतलब एक बिचौलिया की भूमिका निभाई उसको नेगोशिएट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि आसियन मतलब कहीं भी ऐसे नहीं है कि सामने वाला लड़ रहा है तो उसमें नेगोशिएट ना करे, इसकी तो पॉलिसी यही थी, राइट, और इसका विजन भी यही था। और हर साल अपने मेंबर्स के साथ ना एक एनुअल मीटिंग करता है कॉपरेशन से रिलेटेड, कि तालमेल कैसे बैठाना है, कैसे देखो लड़ाई रोकनी है, कैसे डिस्कस करना है, उसकी एनुअल मीटिंग हर साल आसियन करता है। तो 2020 विजन में ना बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आपने समझने हैं, राइट। इसके अलावा आसियन स्ट्रेंथ हाउएवर लाई इन द पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट विद इन डायलॉग पार्टनर्स विद अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो इनकी पॉलिसी लाए करने लगी ना धीरे धीरे, जो इनकी पॉलिसी थी वो धीरे धीरे लाए करती थी अदर नेशंस के साथ भी, अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी ये कंसल्ट करना, इसने इंटरैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो यही बात आ गई ना कि आसियन आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले करना शुरू करेगा 2020 विजन, राइट। 2020 विजन मतलब 2020 के बाद आउटवर्ड लुकिंग रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। और भाई अपने डायलॉग पार्टनर के साथ तो उसने कंसल्ट किया ही,
अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी इंटरेक्ट होना शुरू हो गया आसियान, राइट। सो इट इज द ओनली रीजनल एसोसिएशन इन एशिया, एकमात्र सिंगल रीजनल एसोसिएशन एशिया के अंदर दैट प्रोवाइड्स अ पॉलिटिकल फोरम, जो पॉलिटिकल फोरम को प्रोवाइड करता है, मतलब पॉलिटिकल फोर्सेस वेयर एशियन कंट्रीज, जहां जहां एशियन कंट्रीज हैं, एंड द मेजर पावर्स कैन डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न। मतलब एशिया के अंदर सिंगल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एशिया को पॉलिटिकल फोर्सेस प्रोवाइड करती है, और जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, पॉलिटिकल से रिलेटेड कंसर्न्स हैं, चिंतन, राइट, उन सब पे एक सपोर्ट करना, सबको मेजर पावर प्रोवाइड करना आसियान का एक अच्छा सा ऑब्जेक्टिव भी था, और ये करती भी थी पूरे एशिया को, मतलब एक मेजर पावर प्रोवाइड करना, डिस्कस करना सिक्योरिटी मैटर पर और पॉलिटिकल मैटर पर, कैसे रिजॉल्व होगी चीजें, कैसे क्या होगा, ये इसका विजन था, राइट। तो आसियान विजन 2020 आई होप आपको क्लियर हो। राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर पढ़ेंगे अब हम, राइट। राइज ऑफ चाइनीज इकोनॉमी एनसीईआरटी में टॉपिक है। तो चाइनाज इकोनॉमिक सक्सेस सिंस 1978, ठीक है, 1978 से चाइना की इकोनॉमी सक्सेस होना स्टार्ट हुई थी, हैज बीन लिंक टू इट्स राइज एज अ ग्रेट पावर। इसके बाद चाइना की इकोनॉमी का जो लिंक था एज अ ग्रेट पावर में बढ़ता चला गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर, राइट। तो चाइना हैज बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी सिंस द रिफॉर्म्स फर्स्ट बिगेन देयर। जब फर्स्ट टाइम चाइना ने रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे तो चाइना की इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रो होनी स्टार्ट हो गई, राइट, 1978 के बाद। तो एक पॉइंट तो ये है इकोनॉमिक पावर में राइज करने का चाइना का, राइट। सेकेंड पॉइंट, इट इज प्रोजेक्टेड ओवरटेक द यूएस इकोनॉमी। मतलब चाइना एक एस्टिमेट दे रहा है कि यूएस की जो इकोनॉमी है ना उसे ओवरटेक कर जाएगा, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस की इकोनॉमी, 2040 तक चाइना इसे ओवरटेक कर जाएगा। चाइना ये बात बहुत पहले ही बोल चुका है कि 2040 तक मैंने पूरे देश की जो सबसे बड़ी बिगेस्ट इकोनॉमी है ना यूएसए की, उस इकोनॉमी को ओवरटेक कर जाएगा चाइना। इट्स इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इनटू द रीजन मेक्स इट्स द ड्राइवर ऑफ ईस्ट एशियन ग्रोथ। मतलब ईस्ट एशिया के ग्रोथ के लिए इनकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर है, राइट, देयर बाय गिविंग इट एनर्मस इन्फ्लुएंस इन रीजनल अफेयर्स। और पूरे रीजनल अफेयर्स में एक एनर्मस इन्फ्लुएंस देखी जा रही है चाइना की पूरे रीजनल अफेयर्स में। मतलब ईस्ट एशिया की ग्रोथ के लिए भी ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के बात ये है कि चाइना ने ना जब से रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे हैं, जब से चाइना बढ़ता जा रहा है, फास्टेस्ट ग्रो होता जा रहा है। इसके अलावा द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, जो इनकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है, टुगेदर विद अदर फैक्टर्स, मतलब इनकी इकोनॉमी की स्ट्रेंथ के पीछे अदर फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं, जैसे पॉपुलेशन, लैंड मास रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एड्स टू इट्स पावर इन सिग्निफिकेंट वे। अलग अलग वे में, मतलब ये जो फैक्टर है ना कहीं ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं चाइना की इकोनॉमी को और भी स्ट्रेंथन करने में, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो चाइना की इकोनॉमी को इकोनॉमिक पावर में राइज करते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा बैकग्राउंड। जैसे हमने अभी समझा कि सिंस 1978 से तो चाइना डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है इकोनॉमी मामले में, राइट। तो अब हम समझते हैं इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना। चाइना का इकोनॉमिक मॉडल कैसा था? अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ इन 1949 रिपब्लिक ऑफ चाइना बना। मतलब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, चाइना बिकेम द रिपब्लिक ऑफ चाइना इन द ईयर ऑफ 1949 अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। भाई इनका पूरा नाम है माओ जेडोंग, तो यहाँ पर आप ये भी लिख लेना, राइट। सो इनकी इकोनॉमी जो थी वो बेस्ड ऑन थी सोवियत मॉडल के। मतलब जो यूएसएसआर में इकोनॉमी चल रही है सेम चाइना में वही चल रही थी एज इट इज। तो द इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिस्ट चाइना, चाइना ये कह रहा था हम इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड है, तो चाइना ने डिसाइड किया चूज टू सीवियर इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, कि हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ अपना लिंक तोड़ेंगे, राइट। मतलब यूएसए के साथ चाइना ने ये डिसाइड किया कि हम अपना लिंक अभी एंड करना चाहते हैं। इट्स हैड लिटिल चॉइस। अब जब इन्होंने कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ लिंक चूज, मतलब लिंक तोड़ ही लिया है, तो इनके पास लिटिल चॉइस बची है, बहुत छोटी चॉइस बची है, बट टू फॉल बैक इन इट्स ओन रिसोर्सेस, राइट। भाई चाइना अब ये कह रहा है कि अब हम अपने ही रिसोर्सेस को यूज करेंगे, अभी हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के साथ कोई टाई अप नहीं कर रहे, कोई भी रिलेशंस नहीं रख रहे। भाई अब हम खुद ही अपने रिसोर्सेस को यूज करेंगे, और हमारी इकोनॉमी तो अभी बैकवर्ड है लेकिन हमें आगे लेके जानी है, राइट। तो पॉइंट ये है, द मॉडल वाज टू क्रिएट अ स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्रीज।
मतलब चाइना हैवी इंडस्ट्री को क्रिएट कर तो रहा था, लेकिन जो कैपिटल एक्यूमुलेट कर रहा था ना वो एग्रीकल्चर से कर रहा था। मतलब चाइना के पास एग्रीकल्चर के अलावा कोई और सेक्टर नहीं था जिससे वो कैपिटल को एक्यूमुलेट करे और वो हैवी इंडस्ट्री को ओन कर सके, राइट। हैवी इंडस्ट्री को ओन करने के लिए चाइना ने क्या करा, एग्रीकल्चर से कैपिटल एक्यूमुलेट करा, एज इट वाज शॉर्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि इस चाइना के पास फॉरेन एक्सचेंज की भी शॉर्टेज थी, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बिल्कुल भी नहीं था, दैट इट नीडेड दी ऑन ऑर्डर टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन दी वर्ल्ड मार्केट, राइट। भाई अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता तो मतलब चाइना ये कह रहा है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं है, नहीं तो हम टेक्नोलॉजी बाय करके वर्ल्ड मार्केट से अच्छी स्ट्रांगनेस कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास तो फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेज है, तो अभी हम कैसे टेक्नोलॉजी बाय करें, राइट। तो फिर चाइना ने डिसाइड किया कि डिसाइडेड टू सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स, कि हम डोमेस्टिक गुड्स को इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उतना नहीं है जिससे हम टेक्नोलॉजी बाय कर सके वर्ल्ड की मार्केट से, राइट। तो चाइना ने ये साफ बोल दिया। अब इसके बाद बेनिफिट्स और लिमिटेशंस दोनों ही देखेंगे कि चाइना के इकोनॉमिक मॉडल में बेनिफिट्स और लिमिटेशंस क्या क्या थे। तो सबसे पहले तो दिस मॉडल अलाउड चाइना टू यूज इट्स रिसोर्सेज टू एस्टेब्लिश दी फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने के लिए सबसे अच्छी चीज ये थी कि चाइना के पास जो मॉडल ऑलरेडी था ना, जो चाइना का इकोनॉमिक मॉडल था, चाइना ने उसी इकोनॉमिक मॉडल में अपने रिसोर्सेज यूज करना स्टार्ट कर दिए, राइट। जब उसने अपना रिसोर्सेज यूज करा तो उससे चाइना को हेल्प मिल गई फाउंडेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने में। मतलब अपने रिसोर्सेज की मदद से चाइना को एक हेल्प मिल जाती है, क्या चीज स्टैब्लिश करने में, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को स्टैब्लिश करने में ऑन अ स्केल दैट डिड नॉट एग्जिस्ट बिफोर। जो पहले नहीं कर पाया वो अब चाइना करने लगा कि अपने रिसोर्सेज की हेल्प से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को स्टैब्लिश करना। तो एक तो फायदा ये हुआ रिसोर्सेज को यूज करने का, राइट। दूसरा एम्प्लॉयमेंट सोशल वेलफेयर एश्योर कराने में सक्सेस हुआ, हर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट देंगे, सिटीजन को हर सारे को, मतलब सोशल वेलफेयर एम्प्लॉयमेंट हर सिटीजन को एश्योर कराया। एंड चाइना मूव्ड अहेड ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग कंट्री इन एजुकेटिंग इट्स सिटीजन्स एंश्योरिंग बेटर हेल्थ फॉर देम। मतलब बेनिफिट्स तो ये हुए चाइना के मॉडल से कि सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी स्टेब्लिश करने में सक्सेस हो पाया चाइना अपने रिसोर्सेज की हेल्प से। दूसरी चीज ये है कि अब डेवलपिंग कंट्रीज में, मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सब में चाइना बेटर एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रहा है और एम्प्लॉयमेंट एश्योर करा पा रहा है हर सिटीजन को, और हेल्थ केयर सिस्टम में भी चाइना एक अच्छा है, राइट। तो बेनिफिट तो ये हुआ लोगों को। तो लिमिटेशन देखेंगे सबसे पहले, द इकोनॉमी ऑल्सो ग्रू एट अ रिस्पेक्टेबल रेट ऑफ 5 to 6%, राइट। मतलब चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट था वो एक रिस्पेक्टेबल रेट पे देखा जा रहा था, 5 से 6%, लेकिन एन एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 2 to 3% इन पॉपुलेशन। मतलब जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट था ना वो 2 से 3% था पूरे साल का। तो मतलब जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रो हो रही है रिस्पेक्टेबल रेट पे, कहा यही जा रहा है कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ का रेट है ना पूरे साल का, उसका मतलब यह है कि इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड्स ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। मतलब जिस लेवल पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का परसेंट है, राइट, उस लेवल पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का नहीं है कि बैलेंस हो जाए, राइट। मतलब सफिशिएंट नहीं है कि आप इकोनॉमी जिस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो और हर साल ग्रोथ रेट भी बढ़ती जा रही है, बैलेंसिंग होना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ में और इकोनॉमिक ग्रोथ में। अगर दोनों में बैलेंस होगा तभी बात बनेगी। मतलब सफिशिएंट नहीं है कि लोगों की नीड्स फुलफिल हो पाए, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कंट्रोल करना भी जरूरी है या फिर बैलेंस करना, राइट। तो आप देख सकते हो इकोनॉमी का रेट तो 5 to 6% है, लेकिन अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की अगर हम बात कर भी दें तो 2 से 3% है, राइट, जो कि बिल्कुल इनसफिशियंट थी कि भाई जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, जो भी उनकी नीड्स है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वो बिल्कुल लैक कर जाएगी। और यही इसका एक आउटकम था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट अ सरप्लस फॉर इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में सरप्लस बिल्कुल भी जनरेट नहीं हो पा रहा था, यही एक रीजन था कि वो एक इंडस्ट्री सेटअप कर सके और भी इंडस्ट्री सेटअप कर सके। तो चाइना के पास ना, मतलब अब क्या है, चाइना के पास एग्रीकल्चर, मतलब अब ये है कि सफिशिएंट नहीं है सरप्लस जनरेट करना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर,
राइट, जिससे हम इंडस्ट्री वगैरह सेटअप कर सकें। एंड इवन दो चाइना वाज गोइंग थ्रू सिमिलर क्राइसिस, जैसे यूएसएसआर ने क्राइसिस फेस किया ना, वैसे ही अब चाइना भी गो थ्रू करने लगा, वैसे ही स्लो पेस इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन लो पर कैपिटा इनकम, मतलब जिस तरीके से यूएसएसआर स्टैंड करता था ना, मतलब अपने टाइम पे, वैसे ही अब चाइना गोइंग हो गया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि लिमिटेशंस भी थी और बेनिफिट्स तो हुआ ही था इकोनॉमिक मॉडल ऑफ चाइना का, बट स्टिल चाइना ने जब 1970s के बाद में एक इकोनॉमी को रिवाइव करना स्टार्ट किया था ना, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के बाद, तब चाइना धीरे धीरे भाई ठीक भी हुआ था, राइट। चाइना की हम बुराई नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम समझेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ चाइना। अब चाइना में देखो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, अब इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट रहता है, क्या ड्रॉबैक्स रहते हैं, सब कुछ पढ़ेंगे। द चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजन इन दी 1970s। 1970s के अंदर चाइना की लीडरशिप के अंदर कुछ मेजर पॉलिसी को लेकर डिसीजन लिए जाते हैं, राइट। अब देखो चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन, चाइना अब पॉलिटिकल इकोनॉमिक आइसोलेशन एंडेड करना चाहता है, और ये कह रहा है कि विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशन विद द यूएसए 1972। अब जिस मेजर डिसीजन को लेके पॉलिसी बनाई थी ना चाइना ने 1970s में, राइट, उसी में पहला डिसीजन ये था कि चाइना ने जिस तरीके से अपने आप को आइसोलेट कर रखा था ना, दूर रख रखा था हर चीज से, अब ये चाइना कह रहा है कि हम यूएसए के साथ दोबारा अपने रिलेशन को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, राइट। तो 1972 में ये इनिशिएटिव लिया चाइना ने कि अब दोबारा से यूएसए के साथ हम रिलेशन बनाएंगे ताकि अच्छे से इकोनॉमी और भी इंप्रूव कर सके। तो इसी के साथ प्रीमियर जोऊ एनलाई प्रपोज द फोर मॉडर्नाइजेशन, ये फोर मॉडर्नाइजेशन का प्रपोजल रखते हैं ये लीडर, जिसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिलिट्री, चार फील्ड आ जाती हैं, उन चार फील्ड में मॉडर्नाइजेशन करेंगे। 1973 में ये पहला इनिशिएटिव लिया गया था, राइट। फिर इसके बाद 78 के अंदर जेंग जियोपिंग के अंडर ओपन डोर पॉलिसी को लाया जाता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, राइट। दूसरा डिसीजन ये था कि ओपन डोर पॉलिसी लाया जाए, राइट। तो डेंग जियोपिंग के अंडर ये पॉलिसी अनाउंस हुई थी 1978 में, और इस पॉलिसी के अंदर ये था कि चाइना की रिफॉर्म्स, मतलब चाइना की इकोनॉमी में रिफॉर्म्स होना चाहिए, ये पॉलिसी इस चीज को बताती थी, राइट। तो एक तो प्रीमियम जोऊ एनलाई ने प्रपोजल रखा फोर मॉडर्नाइजेशन का चारों फील्ड में 1973 के अंदर, और 1978 में डेंग जियोपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को लॉन्च किया। अब ये जो पॉलिसी थी, ये पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रोडक्टिविटी को जनरेट करने की बात करती थी, बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, बाहर की कंट्री से कैपिटल इन्वेस्ट हो, टेक्नोलॉजी आए, जिससे और भी इंप्रूवमेंट्स हो, और भी इकोनॉमी डेवलप हो, राइट, हायर प्रोडक्टिविटी जनरेट हो सके। तो चाइना इज नॉट गुड फॉर शॉक थेरेपी, चाइना शॉक थेरेपी की तरफ तो नहीं गया था कि ट्रांजिशन हो गया तो लोगों को शॉक लगाए, चाइना ने सिटीजन का भी ख्याल रखा था, राइट। तो बट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी को ना स्टेप बाय स्टेप ओपन किया था, यूएसएसआर की तरह शॉक नहीं दिया था लोगों को कि भाई डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमी हो गई, करेंसी डिक्लाइन हो गई, वेलफेयर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया, ऐसा कुछ नहीं था, राइट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी नहीं थी, अपनी इकोनॉमी को स्टेप बाय स्टेप ओपन करना स्टार्ट करा था चाइना ने विद द हेल्प ऑफ दिस पॉलिसी, ओपन डोर पॉलिसी। अब इसके बाद प्राइवेटाइजेशन करा चाइना ने 1982 में एग्रीकल्चर, राइट। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन करा इंडस्ट्री में 1998 में। देखो ये ईयर क्लियर होने चाहिए, सबसे पहले 1982 में चाइना ने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन किया, फिर 1998 में इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया, राइट। फिर इसके बाद सारे ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेट कर दिए, और ट्रेड बैरियर्स की जगह अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेटअप एंटरप्राइजेस, जहां जहां फॉरेन इन्वेस्टर्स एंटरप्राइजेस सेटअप कर रहे हैं वहां वहां अब सारे ट्रेड बैरियर्स को एलिमिनेट करके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो चाइना की जो ये पॉलिसी थी ना भाई, इस पॉलिसी को तो भाई मानना पड़ेगा, राइट। अब इसके बाद इस पॉलिसी का इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट तो समझना जरूरी है। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से लगभग रूरल की इकोनॉमी में ग्रोथ आई थी, रूरल इनकम में ग्रोथ आई थी, स्पेसिफिक रूरल गांव में, राइट। चाइनीज इकोनॉमी इंक्लूडिंग बोथ इंडस्ट्री एग्रीकल्चर ग्रू एट अ फास्टर रेट, मतलब चाइना की इकोनॉमी में दोनों सेक्टर्स आते हैं, राइट, चाहे वो इंडस्ट्री हो चाहे वो एग्रीकल्चर हो, बट दोनों सेक्टर में एक फास्टर रेट पे ग्रोथ देखी गई
एक तो ये इम्पैक्ट देखा गया। फिर इसके बाद चाइना हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब एफडीआई के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन देखा गया चाइना एनीवेयर इन दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन था चाइना का, मतलब पूरे विश्व में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन माना गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का चाइना। ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। इट हैज लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब इसके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लार्ज लेवल पर है, भारी मात्रा पर इसके पास अब विदेशी मुद्रा है, दैट नाउ अलाउड इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन अदर कंट्री, राइट। अब इसके पास लार्ज लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अब इसके पास लार्ज लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जिसकी मदद से अलाउ करते हैं कि वो बिग इन्वेस्टमेंट कर सकता है अदर कंट्रीज में भी, राइट। मतलब जैसे चाइना है उसके पास अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भारी मात्रा में है, अब वो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर सकता है अदर कंट्रीज में। तो भाई चाइना का इंपैक्ट देख सकते हो, चाइना की पॉलिसी का इंपैक्ट काफी अच्छा देखा गया। और इसके बाद चाइना एक्सेसेस टू दी डब्ल्यूटीओ इन 2001 में इसको एक्सेस मिल गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी, हैज बीन अ फर्दर स्टेप इन दी ओपनिंग टू दी आउटसाइड वर्ल्ड। फर्दर स्टेप में एक और चीज मिल गई चाइना को, जैसे चाइना को अब एक्सेशन मिल गया डब्ल्यूटीओ के अंदर भी 2001 में, 2001 के अंदर चाइना को एक्सेस मिला था डब्ल्यूटीओ का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। तो आप ये देख सकते हो चाइना की पॉलिसी और उसके इंपैक्ट, राइट। उसके नेगेटिव इंपैक्ट भी थे जैसे ड्रॉबैक्स, सिंपल। तो नेगेटिव इंपैक्ट माने ड्रॉबैक्स, द चाइनीज इकोनॉमी हैज इंप्रूव्ड ड्रामेटिकली, इंप्रूव तो हुई थी लेकिन इनकी इकोनॉमी से, इनकी पॉलिसी से नॉट एवरीवन इन चाइना हैज रिसीव्ड द बेनिफिट्स ऑफ द रिफॉर्म्स। मतलब चाइना ने जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे थे ना, उस रिफॉर्म से हर सेक्शन में बेनिफिट रिसीव नहीं हुआ था। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, राइट। क्यों नहीं हो पाया था भाई? सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट राइज हुई, चाइना के अंदर बेरोजगारी बढ़ी, 100 मिलियन पीपल जॉब फाइंड कर रहे थे। मतलब आप कह सकते हो रिफॉर्म्स का बेनिफिट हर सोसाइटी के सेक्शन में रिसीव नहीं हुआ था, राइट। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ जाना, 100 मिलियन पीपल जॉब फाइंड कर रहे हैं, फीमेल एम्प्लॉयमेंट, फीमेल की वर्किंग कंडीशन आर सो बैड, बहुत ज्यादा खराब थी। इन यूरोप के जैसे कंपैरिजन में हम देखें, जैसे यूरोप का एग्जांपल दिया है, यूरोप इन दी 18th एंड 19th सेंचुरी, जिस तरह से यूरोप के अंदर 18th-19th सेंचुरी में कंडीशन थी ना, जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट की या फिर फीमेल वर्कर्स की, वैसे ही चाइना में हुई। मतलब हर चीज, हर सेक्शन में हर लोगों को फायदा नहीं हो पाया। इसके अलावा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, करप्शन हैव इंक्रीज, मतलब एनवायरमेंट भी डिग्रेड हो रहा है, करप्शन भी बढ़ रहा है। बिसाइड्स राइज इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बिटवीन रिच, बिटवीन रूरल एंड अर्बन रेजिडेंट्स, मतलब ये भी एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखा गया, एनवायरमेंट डिग्रेड होना, करप्शन बढ़ना, रूरल और अर्बन के रेजिडेंट्स में इनइक्वालिटी का राइज हो जाना, राइट, असमानताएं बढ़ जाना। तो हम कह सकते हैं कि चाइना की जो पॉलिसी थी ना, उसके कुछ मेजर ड्रॉबैक्स भी थे, लेकिन आप ये ध्यान रखना, की टर्म्स बना लेना, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, फीमेल एम्प्लॉयमेंट और फीमेल की वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, करप्शन, ये सारे मेजर ड्रॉबैक्स थे चाइना के अंदर, सिंपल। दिस वाज ऑल अबाउट दी चाइनीज इकोनॉमी। लास्ट टॉपिक पर हम आ गए हैं, दैट इज इंडो चाइना रिलेशंस, जिसमें हम समझेंगे इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में, राइट। तो देखिए, इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर द एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म आने से पहले इंडिया और चाइना एक ग्रेट पावर्स देखे जाते थे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, राइट। सो चाइना हैड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस and controls on the periphery of its borders based on its unique tributary system। जिस तरह से चाइना के अंदर एक यूनिक ट्राइब्यूटरी सिस्टम होता था ना, उसके बेस्ड ऑन चाइना का इन्फ्लुएंस बॉर्डर पर देखा जाता था, और भी कंट्रोल भी देखा जाता था। जो जो कंट्री चाइना के बॉर्डर से टच होती थी, हर कंट्री पर चाइना का कंट्रोल देखा जाता था, राइट, क्योंकि चाइना का जो ट्राइब्यूटरी सिस्टम था वो यूनिक था, राइट। सो एट डिफरेंट टाइम्स इन चाइना लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ डायनेस्टिक रूल, मतलब अलग अलग टाइम पे हम देखें तो एक लॉन्ग हिस्ट्री चाइना में ये भी देखी जाती थी कि जो डायनेस्टिक रूल है ना, मंगोलिया का या कोरिया का, मतलब किसी का भी, इनका रूल देखा जाता था पूरे चाइना में, पार्ट्स ऑफ इंडो चाइना, मतलब इंडो चाइना के हर पार्ट्स में डायनेस्टिक रूल्स को देखा गया। एंड तिब्बत एक्सेप्टेड चाइनास अथॉरिटी, तिब्बत ने फाइनली चाइना की अथॉरिटी को एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है,
क्योंकि लॉन्ग हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो इंडो चाइना के अलग अलग पार्ट्स में आप देख सकते हो डायनेस्टिक्स रूल्स तो चला करते थे। इन बोथ केसेस दिस इन्फ्लुएंस वाज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड कल्चरल। दोनों केसेस पे इन्फ्लुएंस देखी जाती थी, पॉलिटिकली भी, इकोनॉमिकली भी और कल्चरली भी, राइट। जैसे आप 1962 के पहले की अगर बात करो, 62 के पहले चाइना और इंडिया का रिलेशन आप देख सकते हो, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ कोएग्जिस्टेंस, राइट। आखिरकार हुआ क्या 1962 के बाद, जो कुछ ईयर्स के लिए चाइना और इंडिया के रिलेशंस खराब हुए। वैसे तो 36 का आंकड़ा आज है ही, लेकिन ट्रेड के मामलों में चाइना और इंडिया का रिलेशंस कुछ हद तक 1988 के बाद क्या होता है, इंप्रूव होता है। तो जानते हैं, कोई बात नहीं, पेशेंस रखो और समझते रहो। चाइना एंड इंडिया वर इन्वॉल्व इन बॉर्डर कन्फ्लिक्ट इन 1962। देखो बॉर्डर कन्फ्लिक्ट में चाइना और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, राइट, 1962 के टाइम पीरियड पे, ओवर कंपीटिंग टेरिटोरियल क्लेम्स। जो भी टेरिटोरियल क्लेम्स चल रहा है ना एक दूसरे के प्रति, उसमें चाइना इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी। जैसे प्रिंसिपली चाइना ने क्लेम किया इंडिया की 2 टेरिटरी पर, राइट, एक अरुणाचल प्रदेश और एक अक्साई चीन। दोनों टेरिटरी पर चाइना ने क्लेम करा कि भाई हम दोनों को लेके रहेंगे। अब इंडिया भड़क गया, भाई ठीक है हम अक्साई चीन को सक्सेसफुल नहीं हो पाए, राइट, फाइनली ये चला ही गया चाइना के पास, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को तो बचा लिया हमने, राइट। ऐसे थोड़ी है कि चाइना क्लेम कर देगा कुछ भी ऐसे ले लेगा, राइट, ऐसे तो वो धीरे धीरे अंदर आता चला जाएगा। तो इस तरीके से चाइना और इंडिया के जो रिलेशन थे ना, थोड़े बहुत ईयर्स के लिए यहाँ पर 62 के आसपास, मतलब जो ईयर्स था उसमें खराब होने स्टार्ट हुए थे। तो कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, इवन जो कन्फ्लिक्ट था 1962 का, इन विच इंडिया सफर्ड मिलिट्री रिवर्सेस, मतलब बहुत ज्यादा सफर्ड किया, हैड लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया एंड चाइना रिलेशंस। लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन देखा गया इंडिया और चाइना के रिलेशंस में, मतलब एक लॉन्ग टर्म, एक लंबे सालों के बाद इम्प्लीकेशंस देखे गए भारत और चाइना के रिलेशंस में। मतलब 1962 से पहले तो अच्छे थे, लेकिन 62 में ऐसा हुआ कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी बिगड़ने स्टार्ट हो गए, डाउनग्रेडेड चले गए अंटिल 1976 तक, राइट। तो आप ये देख सकते हो इंडिया चाइना का रिलेशंस जो बिगड़ता है ना, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962, राइट। तिब्बत एनेक्सेशन के बाद जो इंडिया और चाइना का रिलेशन खराब होता है ना जिस तरीके से, राइट, वही सारा रिस्पॉन्सिबल है, वही सारा कन्फ्लिक्ट रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि चाइना ने हमारी टेरिटरी पर क्लेम किया था, राइट। उसके बाद राजीव गांधी विजिट करते हैं चाइना में दिसंबर 1988 में। जब राजीव गांधी जाते हैं तो दे प्रोवाइडेड द इम्पेटस फॉर एन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया चाइना रिलेशंस, मतलब एक हौसला बढ़ाते हैं इंडिया और चाइना रिलेशंस की इंप्रूवमेंट में कि यार दोनों कंट्री को आपस में जुड़ के रहना चाहिए, राइट। फिर कुछ मेजरमेंट भी करी गवर्नमेंट ने दोनों कंट्री के, सिंस देम बोथ गवर्नमेंट हैव टेकन मेजर्स टू कंटेन कॉन्फ्लिक्ट एंड मेंटेन पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन दी बॉर्डर्स, मतलब दोनों कंट्री ने पीस को मेंटेन करने के लिए अपने आप में कुछ मेजरमेंट करा कि यार लड़ाई वड़ाई से कोई फायदा नहीं है, एक ऐसा करते हैं पीस भी मेंटेन रहे और ट्रैंक्विलिटी भी, शांति भी बनी रहे, इसलिए हम आपस में एक डिसीजन लेते हैं कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे और कोई भी किसी को क्लेम नहीं करेगा। दे हैव ऑल्सो साइंड एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट, मतलब कुछ एग्रीमेंट भी दोनों कंट्रीज ने साइन करे, राइट, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड कॉपरेशन करने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में, या फिर ओपनड 4 बॉर्डर पोस्ट फॉर ट्रेड, राइट, मतलब पूरी तरीके से बॉर्डर ओपन रहे ट्रेड करने के लिए, इन चीजों में कॉपरेशन करने के लिए और एक्सचेंज करने के लिए, कल्चरल एक्सचेंजेस करने के लिए, कॉपरेशन करने के लिए दोनों कंट्रीज ने कुछ एग्रीमेंट भी साइन करे। ये भी आपको याद होना चाहिए। विद इंडिया एंड चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर। अब देखो इन चीजों से हुआ क्या कि 30% पर ईयर ग्रोइंग देखा गया ट्रेड में, राइट। चाइना ट्रेड ग्रोइंग एट 30% पर ईयर, राइट, मतलब चाइना का ट्रेड ग्रोथ रेट जो था ना 30% ग्रो होता दिखा पर ईयर इस चीज से, राइट। सिंस 1999 अ मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ऑन रिलेशन विद चाइना हैज इमर्ज। सिंपल, मतलब इन सारे इनिशिएटिव से चाइना का जो ट्रेड का ग्रोथ रेट था वो 30% पर ईयर इंक्रीज होता दिखा, और ये एक मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव देखने को मिला, राइट, चाइना के साथ रिलेशंस बनाने का। यार ये तो मोर पॉजिटिव पर्सपेक्टिव रहा, राइट। तो देखो आप बिल्कुल अगर एग्रीमेंट साइन करते हो ट्रेड मामले में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कॉपरेशन करने के,
तो ऑब्वियस सी बात है यार, अगर आप हमारे लिए खड़े हो राइट, तो हम भी आपके लिए खड़े रहेंगे। इसलिए रिलेशन इंप्रूव होने चाहिए। देखो रिलेशंस इंप्रूव करने इसलिए भी जरूरी है कि हमें नहीं पता कब कन्फ्लिक्ट, कब क्या कहाँ हो जाए और किसके पास कौन सी पावर है, राइट। अब इन चीजों से बायलैटरल ट्रेड भी देखा गया, मतलब इंडिया और चाइना के बीच तमाम तरीके के ट्रेड, बायलैटरल मतलब मल्टी ट्रेड्स, बहुत सारे व्यापार दोनों के बीच देखे गए, दोनों कंट्रीज के बीच। बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम $338 million in 1992 to more than $84 billion in 2017। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच बायलैटरल ट्रेड देखने को मिला फ्रॉम 82 से लेके 2017 तक ना, मोर देन देखने को मिला, ज्यादा बायलैटरल ट्रेड। मतलब हर चीज पर ट्रेड, हर लेवल पर ट्रेड, हर पर्सपेक्टिव, मतलब देखो बायलैटरल ट्रेड्स का मतलब ये होता है कि ट्रेड की जितनी कैटेगरी होती है ना, वो सारी कैटेगरी आपस में ट्रेड में की जा रही है, राइट। तो आप देख सकते हो कि वो इंक्रीज हुई है 1992 से 2017 तक,